जय हिंद, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही हमको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम कहते किसे हैं? नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। वह अंग जो सोचने तथा समझने, सूचना प्रदान करने में हमको सहायता करता है, उन्हें हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा हो गया ब्रेन यानी मस्तिष्क। दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र जो बना होता है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, या तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। इसमें सूचना विद्युत आवेग के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? विद्युत आवेग के द्वारा। अच्छा, बाहरी सूचना यानी बाहरी वातावरण जो होता है, इसकी सूचना हमको हमारी ज्ञानेंद्रियां कराती हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्राही को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे न्यूरॉन को, न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रेन को। तो ग्राही क्या करता है कि बाहरी सूचना का पता लगाता है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित रहते हैं। कहाँ स्थित रहते हैं? तो ज्ञानेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती है। पहला हो गया हमारा आँख, दूसरा हमारा नाक, तीसरा हो गया त्वचा, चौथा हो गया हमारा कान, उसके बाद होता है 5वां जीभ। आँख क्या करता है? तो आँख हमको देखने में सहायक होता है। अब आप बोलेंगे कि सर देखने से हमारे में दिमाग में क्या विकसित होगा, क्या सोचे समझेंगे? तो मान लीजिए कि हम रोड पकड़ के ऐसे जा रहे हैं और हमारी आँख जो रोड पे देख रही है, ठीक, और अचानक बड़ा खाई आ गया, तो कौन बताएगा? हमारी आँख बताएगी ना कि बाहर सामने क्या है, खाई है। अगर आँख नहीं होता तो खाई में गिर जाते। तो ये भी सोचने समझने में सहायक हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। ठीक है, तो देखने में सहायक, अर्थात इसको प्रकाशग्राही के नाम से भी जानते हैं। आँख को प्रकाशग्राही के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है कान। कान क्या करता है? सुनने में मदद, अर्थात सुनने में मदद। ये भी कैसे सोचने समझने में हो सकता है सर? देखिए, और शरीर का संतुलन बनाता है। क्या? शरीर को संतुलन। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक, और अचानक हमारे पीछे कुछ वो कर दिया, तो तुरंत डर जाएंगे। तो कौन संतुलन बनाता है? हमारा कान भी संतुलन बनाने में सहायक होता है। चाहे मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं और बीच रोड में जा रहे हैं और अचानक कोई कार आती है और हॉर्न बजाती है, तो हम तुरंत अपने शरीर लेकर साइड हो जाते हैं। अगर संतुलन नहीं बना पाते तो वही गिर जाते। तीसरा होता है त्वचा। जैसे मान लीजिए कि पानी गर्म किए हैं नहाने के लिए, पानी बहुत गर्म है और अचानक उसमें हाथ डाल देते हैं, तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत हाथ को पीछे खींचते हैं। तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है? तो हमारी त्वचा जो है ये तापग्राही होती है। ठीक है, तो ये भी सहायक होता है। चौथा हमारा हो गया नाक। नाक क्या करता है? गंध का पता लगाता है। इसका गंध का पता लगाता है, इसको रसग्राही भी बोलते हैं। 5वां हमारा हो गया जीभ। जीभ क्या करता है? स्वाद का पता लगाता है, इसको रस संवेदी ग्राही भी बोलते हैं। क्या पता लगाता है? स्वाद का। अब पढ़ लेते हैं न्यूरॉन की संरचना के बारे में। न्यूरॉन का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। इसको जो धागे जैसी संरचना है इसके ऊपर सिरे पे, इसको द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। इंग्लिश में इसको डेंड्राइट भी बोलते हैं। बीच में जो होता है केंद्रक, बीच में क्या होता है? केंद्रक। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। और इस वाले हिस्से को हम कोशिका काय कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं। और जो कुछ इस प्रकार से संरचना होती है उसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सॉन कहते हैं। उसके बाद बीच में कुछ थोड़ा सा स्पेस रहता है, उसको सिनेप्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद फिर दूसरी न्यूरॉन होती है। दूसरी न्यूरॉन अर्थात ये जो सेल है ये फिर ऐसे यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे रहेगा। ऐसे करते 100 मिलियन तक रहते हैं। ठीक है, अब द्रुमिका किसे कहते हैं? तो द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना। ये क्या है? कोशिका काय है और इससे निकलने वाली क्या है? धागे जैसी संरचना को हम द्रुमिका कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो जो सूचना को प्राप्त करती है, क्या करती है? किसी भी सूचना को प्राप्त पहले कौन करता है? द्रुमिका करता है। कोशिका काय किसे कहते हैं? तो द्रुमिका द्वारा प्राप्त की गई सूचना को आगे बढ़ाता है। वो क्या, उसका कार्य क्या है? कोशिका काय का कार्य है। तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन किसे कहते हैं? तो कोशिका काय से दूसरे वाले न्यूरॉन की द्रुमिका तक सूचना को पहुंचाना किसका कार्य है? तंत्रिकाक्ष का कार्य है। ठीक है, और अब प्रश्न पूछ सकता है कि सिनेप्स किसे कहते हैं? तो सिनेप्स आप उसे कहिएगा कि दो न्यूरॉन के बीच, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच
खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। उस खाली स्थान में Na भरा रहता है, सोडियम, ठीक है, जो सूचना को इससे दूसरे वाले न्यूरॉन को जोड़ के रखता है, अर्थात इसे पहुंचाने का कार्य करता है। ब्रेन को हम मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन का जो भार होता है, अर्थात उसका वेट होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। उसकी जो ऊपरी हड्डी होती है उसको क्रोनियम नामक हड्डी से हमारा ब्रेन जो है ढका होता है। जो ऊपरी जो हड्डी है इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और इसके नीचे 3 परत झिल्ली है। कितने परत झिल्ली है? 3 परत। पहली झिल्ली का नाम है, यानी जो पहली परत वाली झिल्ली है उसको दृढ़ तनिका के नाम से जानते हैं। दूसरी परत वाली झिल्ली को मृदु तनिका के नाम से जानते हैं। तीसरी परत वाली झिल्ली को जाल तनिका कहते हैं। और ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का जो कार्य होता है भूख, प्यास और सूचना का आदान प्रदान करना। कोशिका का विभाजन इसमें नहीं होता। जब हमारे ब्रेन में चोट लग जाता है तो हमको मरना निश्चित है। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो फिर वो घाव ठीक नहीं होगा। राजा राम राय मोहन की जो मृत्यु हुई थी इसी मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से हुई थी। उनके ब्रेन पे चोट लग गया था। ये हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता, अर्थात ब्रेन में घाव लगेगा तो मरना निश्चित है, क्योंकि ठीक तो होगा नहीं जब कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो ब्रेन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा पश्च भाग। अग्रभाग जो होता है 66%, कितने? ब्रेन का 66% होता है अग्रभाग। मध्य भाग 2% और पश्च भाग 2% में रहता है। ये जो ब्रेन, ये हो गया ब्रेन का अग्रभाग, ठीक है, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। और मध्य भाग को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला कार्पोरा, दूसरा सेरिपेंडिकल। और पश्च भाग को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लंगाटा। अब इसको हम लोग बारी बारी से एक को पढ़ लेते हैं। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ज्ञान, बुद्धि, चिंता, इच्छा को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम ही हमारे ज्ञान, बुद्धि और इच्छा को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम, जिसके में जितना सेरिब्रम रहेगा, जितनी ज़्यादा मात्रा में, उसका दिमाग उतने तगड़ा रहेगा। लड़कियों में सेरिब्रम बहुत तगड़ा पाया जाता है, इसीलिए लड़कियां कोई भी चीज़ को खड़े रट लेती हैं सब। जिसका सेरिब्रम जितने ज़्यादा, उसको रटने की क्षमता उतनी ज़्यादा, उसका दिमाग उतना तेज। लड़कियों में सेरिब्रम ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कई साल पुरानी बातें उन लोग को याद रहता है और कोई चीज़ तो खड़े रट लेती हैं सब। इसीलिए उन लोगों को मैथ नहीं आता है। देखे होंगे ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ती हैं सब। दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? बाहरी जानकारी को प्रदान कराता है। कौन? थैलेमस। बाहरी जानकारी को कंट्रोल भी करता है। कौन? थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रण करता है, हमारे भूख प्यास को नियंत्रण करता है, इसको प्रेम घृणा को नियंत्रण करता है, गुस्सा और नींद को नियंत्रण करता है। इसको इमोशन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। हमको किसी भी लड़कियों को देखने में प्यार किस कारण होता है? तो हाइपोथैलेमस के कारण हमें प्यार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी लड़की को अगर हम 7 सेकंड तक लगातार देखते हैं तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और प्यार हो जाता है। दूसरी बात कि ज़्यादा लहसुन और प्याज खाने से हाइपोथैलेमस भी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और यही कमी है। प्यार का गुरु हाइपोथैलेमस। जब प्यार होगा तो आपको गुस्सा आएगा, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास ना लगेगी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ठीक है। हाइपोथैलेमस तो इसीलिए जवानी में, मतलब स्टूडेंट लाइफ में, आप लोग प्याज लहसुन का सेवन कम करें, ठीक है। क्या होता है? कार्पोरा देखने और सुनने को कंट्रोल करता है। कौन? कार्पोरा वाला भाग देखने और सुनने को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसका कुछ खास वर्क नहीं होता है। सेरिबोल पेंडिकल,
ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जोड़ने का कार्य करता है। क्या जोड़ के रखता है। सेरिबेलम ये बैलेंस बनाता है। हमारा बैलेंस कौन बनाता है, सेरिबेलम। अब मान लीजिए हमने दारू पी लिया, ठीक है, दारू पी लिया तो कौन डिस्टर्ब होगा, सेरिबेलम। इसीलिए देखते हैं जो दारू पीता हो ऐसे होता है। और बैलेंस अब मतलब बोलने का भी बैलेंस होता है, तो कुछ बोलते रहते हैं सब, ठीक है, तो कौन डिस्टर्ब होता है, तो सेरिबेलम। वैसे तो दारू पीने पे हमारी पूरी नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद करती है। जब काम करना बंद करेगी, आराम मिलेगा, तो हमको बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए लोग दारू लोग पीते हैं, ठीक है। तीसरा भाग देख लेते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये धड़कन को, क्रामानुकुचन को, पाचन को आदि को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। इसीलिए ये क्रामानुकुचन क्या होता है, क्रामानुकुचन उसे कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आहार नाल में सरकते 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 किस में चला जाता है, उदर यानी हमारे पेट में जाता है, उसको क्रामानुकुचन कहते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब हम बैठ के खाना खा रहे होते हैं और किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं तो मेडुला ऑब्लांगाटा हम वहाँ जाके व्यवस्थित रहता है और हमारे क्रामानुकुचन को कंट्रोल नहीं कर पाता है कि जो कि हमारा खाना हमारे फेफड़े में चला जाता है। जब जाने लगता है तो वही हमको हिचकी आता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि हमारे बारे में कोई सोच रहा था इसलिए हमें हिचकी आ रही है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। हम किसी और के बारे में सोच रहे थे इसलिए हमको हिचकी आ रही है। अब समझ में आया, इसीलिए कहते हैं ना बायोलॉजी पढ़िए। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या मरने के बाद दिमाग जिंदा रहता है, और रहता है तो कितने मिनट तक या कितने घंटे तक। तो हाँ, मरने के बाद हमारा दिमाग 10 मिनट तक जिंदा रहता है। वो भी ये देखता है कि हमारे मरने के बाद कौन कौन रो रहा है, वो रो रही है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे मरने के बाद दिमाग जो हमारा 10 मिनट तक जिंदा रहता है। दूसरा क्वेश्चन है बबुआ का कि हम अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो वैसे तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो दिमाग भी अपने आप में 100% है, उसमें से मात्र हम 10% ही यूज कर पाते हैं। कितना %? 10% ही यूज कर पाते हैं। हम अपने दिमाग का मात्र 10% यूज करते हैं और 90% तो से खाली बैठे रहते हैं। आप लोग कुछ करने का मन नहीं करता है। कार्ड को मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग स्पाइनल कार्ड को ये पिछली हड्डी को समझ लेते हैं। ये जो हड्डी जो दिख रहा है ये हड्डी है, ठीक है। इसको मेरुदंड के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश होता है वर्टेब्रा। ये हमारे स्पाइनल कार्ड यानी जो हमारे नस होती है उसी को स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये जो वर्टेब्रा होता है अर्थात जो हमारी हड्डी होती है ये स्पाइनल कार्ड को सुरक्षा देता है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड को द्वितीय ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि छोटे छोटे काम को ये खुद निपटा देता है, खुद डिसीजन ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक, और गर्म पानी है, गर्म पानी में हाथ पड़ गया, तुरंत खींच लेंगे पीछे। कौन काम किया? ब्रेन। जब तक ब्रेन के पास उतना जाएगी वो डिसीजन लेगा कि हाथ हटाओ, तब तक हाथ जल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आग के पास आपका हाथ जाता है, तुरंत पीछे खींचते हैं। ये कौन डिसीजन ले रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए इसको द्वितीय दिमाग के नाम से भी जानते हैं। ये सिग्नल पहुंचाता है कहाँ से? तो बॉडी से और ब्रेन तक। कौन पहुंचाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड। ये प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रिया वही जो बताए हैं कि गर्म पानी में हाथ डाले तुरंत पीछे खींच लिए। कौन कंट्रोल किया? तो स्पाइनल कॉर्ड। छींकना, जैसे मान लीजिए छींक आ गए, तो अगर ये कंट्रोल नहीं करता तो बार बार आप छींकते हैं, ठीक है। लार टपकना, ये सब कंट्रोल कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तो नस। इस नसवा का नाम क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिकाएं कहते हैं। 12 जोड़ी ब्रेन्स निकली रहती हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ये तो हो गई स्पाइनल कॉर्ड की काम। अब मानव तंत्रिका तंत्र को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी नसें, जो ब्रेन की 12 जोड़ी नसें थी और 31 जोड़ी नसें जो स्पाइनल कॉर्ड की हैं, इन दोनों से मिल के बना रहता है परिधि तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, अभी तक इसके बारे में साइंटिफिक रूप से कुछ कन्फर्मेशन नहीं हुई है।
कुछ बातें इसमें कन्फर्म हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐसा होता है कि ये जब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है तो इसमें ब्रेन की कुछ नसें काम करती हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड की काम करती हैं, ये पता नहीं चलता है, अचानक काम करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अंतर्गत हमको अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया को देखना होता है। इन दोनों क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। अनुकंपीय क्रिया किसे कहते हैं? अनुकंपीय क्रिया का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कभी आप गए हैं किसी पार्टी में, ठीक है, पार्टी में गए हैं और पार्टी में स्वाभाविक बात है कि लेट हो जाता है। लेट हो चुका है, 11 बजे आप खाना खाए हैं। 11 बजे खाना खा के आपने सोचा कि थोड़ा टहल लेते हैं, तो आपने छत पे चले गए टहलने। छत पे चले गए टहलने और इसे खड़े होके कहीं दूर देख रहे हैं और छत पे कोई नहीं है। अचानक आपको घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है और वह आवाज़ आपके नज़दीक आती हुई सुनाई पड़ती है। आप पीछे घूम के देखते हैं तो कुछ अजीबोगरीब कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। आप ऐसे ही देखते रहते हैं, तब तक आवाज़ और नज़दीक आने लगती है। आवाज़ को नज़दीक आते आपके पैर कांपने लगते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी आंख बड़े होने लगते हैं। तब तक आके आपके कंधे पे कोई हाथ रखता है और आप पैंट में पेशाब कर देते हैं, आप सुसु कर देते हैं। तब तक आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपकी बीवी थी, जो कि खाना खा के मुंह धुल के आई थी, तो मेकअप ख़त्म हो गया था, जो कि दिखने में आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो अचानक डरना, रोआ खड़ा होना, आँख का बड़ा होना, धड़कन तेज होना, ये सब किस में आता है? अनुकंपीय क्रिया में। और ये सब देखने के बाद, आप अपनी बीवी को देखने के बाद एकदम शांत हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रानुकंपीय क्रिया। जैसे कि जो रोंगटे खड़े हुए थे वो अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाना, हमारी जो आँख बढ़ी हुई थी अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाना, नॉर्मल शेप में आ जाना, दूसरी दिल की धड़कन जो तेज हुआ था वो नॉर्मल हो जाना, ये सब किस में आ जाएगा? प्रानुकंपीय क्रिया में। तो ब्रेन का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है।